हम आ चुके हैं यूपीपीएससी 2026 लेटेस्ट पीवाईक्यू सीरीज में। तो सीरीज की अगली कड़ी में हम आधुनिक भारत के इतिहास का लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? प्रथम ब्रिटिश कारखाना मतलब व्यापारिक कारखाना जो है पहला वाला, तो यह हुआ था मसूलीपट्टनम में 1611 में, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। कब हुआ था? 1611 में। ध्यान रखिएगा, यह अस्थायी रूप से स्थापित हुआ था। और इसी के 2 साल बाद 1613 में सूरत में स्थायी रूप से स्थापित हुआ था। तो अगर स्थायी अगर पूछता प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना स्थायी रूप से कहाँ स्थित हुआ था, तो हमारा सूरत हो जाता। ये हुआ था 1613 में। देखिए, इससे पहले 1608 में भी खोलने का प्रयास किया गया था। विलियम हॉकिंस ने सूरत में कारखाना खोलने का प्रयास किया, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध और मुगलों की अनुमति न मिलने के कारण वह उस समय सफल नहीं हो सका था। इसलिए फिर मसूलीपट्टनम में 1611 में अस्थायी रूप से वो भी क्या हुआ था, मुगल सम्राट जहांगीर से शाही फरमान प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने अपना पहला स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो मद्रास है, यह 1639 में यहाँ पर स्थापित हुआ था। 1639 में ब्रिटिश कारखाना यहाँ पर स्थापित हुआ। फिर ये जो हुगली है, यहाँ पर हुआ था 1651 में। 1651 में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया पहला कारखाना था हुगली में। तो इन सभी फैक्ट को याद रख रहिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ डिस्क्रिप्शन है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हैदराबाद का प्रथम निजाम कौन था? ये देखिए, यूपीपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर 2023 वाले एग्जाम में ये पूछा गया है। यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये। तो देखिए, आसफ शाह जो थे ये हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे। इनका वास्तविक नाम मीर कमरुद्दीन खान था। इन्होंने 1724 में, कब? 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद रियासत की नींव रखी थी। तो आसफ शाह कहाँ है? आसफ शाह प्रथम। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जा रहा है। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। जो आसफ शाह बहादुर हैं, यह बाद के समय के निजाम थे, निजाम अली खान। इनके समय में ही हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ प्रसिद्ध सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था? 1798 में। कौन सी संधि? सहायक संधि। फिर है मोहम्मद शाह। ये उत्तर मुगल काल के सम्राट थे, जिन्होंने इतिहास में रंगीला भी कहा जाता है। इन्हीं के कमजोर शासन काल में मुगलों का नियंत्रण कमजोर हुआ और हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। फिर लास्ट में है नासिर जंग। इनके बारे में बताते हैं। ये पहले निजाम आसफ शाह प्रथम के पुत्र थे। ये जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, मतलब जो आंसर है, इन्हीं के पुत्र थे नासिर जंग। इनकी मृत्यु के बाद दक्कन में जो उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ, उसने एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता को जन्म दिया, मतलब कि कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया था। तो ये था कुछ बेसिक इनके बारे में। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं इसे। एक तरफ संस्थापक या उपाधि का नाम दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मीर कमर उद्दीन खान, इनका कालक्रम था 1724 के आसपास। यह प्रथम निजाम का वास्तविक नाम था। इन्हें औरंगजेब ने चिनक्लीज खान और फरुख सियर ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि दी थी। फिर है मोहम्मद शाह, 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक इनका कालक्रम था। इन्होंने मीर कमीरुद्दीन खान को आसफ जाह की उपाधि दी। इनके ही कमजोर शासनकाल में हैदराबाद स्वतंत्र राज्य बना। फिर है नासिर जंग। इनका टाइम पीरियड 1748 से 1750, लगभग 2 साल। फिर प्रथम निजाम की मृत्यु के बाद इनका और मुजफ्फर जंग के बीच छिड़ा उत्तराधिकार का युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण बना था। फिर है निज़ाम अली खान। इनका टाइम पीरियड 1798 ईस्वी के आसपास। इन्होंने लॉर्ड वेलेजिली की सहायक संधि को भारत में सबसे पहले स्वीकार कर उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये भी देखिए, यूपीपीएससी आरओ 2023 का जो प्री हुआ था, जो कैंसिल हो चुका, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब यूपीपीएससी पीवाईक्यू है, एकदम लेटेस्ट वाला, नज़दीक में ही पूछा गया है। तो संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा ट्विस्ट कर पूछा जा सकता है। तो इसका बेसिक जानते रहिएगा, तो जो ट्विस्ट करेगा तो आप उसको समझने में सक्षम होंगे। पहला कथन है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है।
देखिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने इस स्थिति को आधिकारिक रूप से पंजाब के विलय की घोषणा की थी। तो इसलिए ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जा रहा है। पूछा है कौन सा असत्य है, तो पहला वाला तो सत्य है। फिर दूसरा देखते हैं। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे। देखिए, विलय की घोषणा के बाद उसी के साथ ही साथ सिख साम्राज्य का अंत हो गया था और उसके अधीन आने वाले सभी क्षेत्र सीधे तौर पर ब्रिटिश भारत से मिला लिए गए थे। तो इस हिसाब से ये बी वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जा रहा है। फिर तीसरा स्टेटमेंट है कि दिलीप सिंह को 2,50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई। तो आपको बता दें कि महाराजा दिलीप सिंह को दी जाने वाली जो पेंशन थी वह 2,50,000 रुपये नहीं बल्कि 4 से 5 लाख रुपए वार्षिक थी, जिसको पाउंड में अगर कैलकुलेट करें तो उस समय 50,000 पाउंड तक थी। यह तय किया गया था 50,000 पाउंड। इसके साथ ही उन्हें और उसकी उनकी माता रानी जिंदल को शिक्षा और निवास के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। तो इस हिसाब से हमारा जो सी वाला स्टेटमेंट है यह गलत हो जा रहा है। 2.5 लाख ना होकर यहाँ पर अगर 4-5 लाख रहता तो सही रहता। तो डी लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, हालांकि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। पूछा कौन सा असत्य है, तो सी वाला असत्य है। 2.5 लाख की जगह 4.5 लाख, 5 लाख या 4 से 5 लाख लिखता तो सही रहता। तो सी वाला इसका आंसर सही हो जा रहा है। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसी से रिलेटेड। एक तरफ घटना और संधि का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ वर्ष और तीसरी तरफ मुख्य तथ्य इसी से रिलेटेड। पहला है लाहौर की संधि। लाहौर की संधि काफ़ी फेमस है हिस्ट्री में। यह 1846 ईस्वी को हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुई थी, जिसके तहत महाराजा दिलीप सिंह को शासन और रानी जिंदल को संरक्षिका माना गया। फिर है भैरूवाल की संधि। यह हुआ था 1846, मतलब सेम ईयर में ही। इस संधि के जरिए अंग्रेजों ने एक काउंसिल ऑफ रीजेंस बनाई और पंजाब पर अपना वास्तविक नियंत्रण शुरू किया। फिर है चिलियान वाला का युद्ध। चिलियान वाला का युद्ध हुआ था 1849 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ा गया यह एक बेहद भीषण युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों की भारी क्षति उठानी पड़ी थी, जिसमें अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ था। फिर है गुजरात का युद्ध 1849 ईस्वी। देखिए सारे डेट लगभग सेम है, 46 फिर 1849। गुजरात का युद्ध जो 1849 ईस्वी को हुआ था, इसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं, बैटल ऑफ गन्स, जिसमें चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिख सेना पूरी तरह पराजित हुई थी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुरहान उल मुल्क सआदत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। दो कथन दिया हुआ है, पूछा है कौन सा सही है। पहला है अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खान था। देखिए सआदत खान जो है इसको 1722 ईस्वी में मुगल सम्राट द्वारा अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इन्होंने धीरे धीरे शाही नियंत्रण से मुक्त होकर अवध में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। तो इसलिए ये जो पहला स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही हो जा रहा है। आइए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। तो बता दें आपको, मुगल दरबार में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधुओं कौन कौन था? अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान। इनके वर्चस्व को समाप्त करने के लिए जो गुटी षड्यंत्र रचा गया था, सआदत खान उसमें सक्रिय रूप से शामिल था। इस षड्यंत्र के सफल होने पर उन्हें पुरस्कार स्वरूप अवध की सूबेदारी मिली थी। कहाँ की? अवध की सूबेदारी मिली थी। तो इस हिसाब से हमारा जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है कि उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, यह बिल्कुल सही हो जा रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो बी वाला ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है, ये सही हो जा रहा है। यह क्वेश्चन भी देखिए यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 के कैंसिल जो हो चुका एग्जाम उसमें पूछा गया था, मतलब यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू है ये। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं। एक तरफ शासक या घटना का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका टाइम पीरियड और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। पहला है बुरहान उल मुल्क। इसका टाइम पीरियड 1722 से लेकर 1739 ईस्वी तक था। यह शहादत खान की उपाधि थी। इन्होंने अवध में राजस्व सुधार के तहत एक नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था। भूमि बंदोबस्त मतलब जमींदारी व्यवस्था में बदलाव किया गया था। फिर है नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था 1739 ईस्वी में। नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के दौरान सआदत खान को बंदी बनाया गया था। बाद में भारी हार जाने के दबाव के कारण उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। किसने की थी? नादिर शाह के आक्रमण के बाद सआदत खान ने। फिर है सफदरगंज। सफदरगंज
इसका टाइम पीरियड था 1739 से 1754 ईस्वी तक। ये सआदत खान के दामाद और उत्तराधिकारी थे, जिन्हें मुगल साम्राज्य का वजीर भी नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उन्हें नवाब वजीर कहा जाने लगा। फिर है सुजाऊ दौला। इनका टाइम पीरियड था 1754 से लेकर 1775 ईस्वी तक। ये सफदर जंग के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? सफदरगंज जंग। अजीब सा नाम है इनका, सफदरगंज जंग। इनके समय में बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध 1764 ईस्वी में जो लड़ा गया था वह हुआ था, और इन्होंने अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। किसने की थी? सुजाऊ दौला ने। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विद्रोहों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। यह क्वेश्चन भी देखिए यूपीपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब कि यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। तो हो सकता है आगे किसी अन्य एग्जाम में यूपीपीएससी इसको डायरेक्ट भी पूछ सकता है या घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 1857 के जो विद्रोह हुआ था उससे रिलेटेड स्थानीय विद्रोह जो हुए थे उनका टाइम पीरियड पूछ रहा है, मतलब कि उनका कौन सा कब पहले हुआ, कौन उसके बाद हुआ, कौन उसके बाद हुआ, इस तरीके से अरेंज करके पूछा हुआ है। पहला वाला है मुजफ्फरनगर विद्रोह। यह हुआ था 1857 में ही, करीब जून की बात है, उस समय हुआ था ये, जून 1857 में। कौन? मुजफ्फरनगर विद्रोह। सहारनपुर है सेकंड वाला, यह हुआ था मई में, मई 1857 में। फिर है बागपत का विद्रोह, यह भी जून में हुआ था, लेकिन ये मुजफ्फरनगर विद्रोह के बाद हुआ था। लगभग आधा जून बीत चुका था, तो मिड ऑफ जून में हुआ था ये, और ये शुरुआती में ही हो गया था मुजफ्फरनगर वाला 1857 में। फिर लास्ट में है अलीगढ़ विद्रोह। यह कब हुआ था? यह मई 1857 में। तो सहारनपुर भी मई में हुआ था और अलीगढ़ वाला जो है यह भी मई में ही हुआ था। सहारनपुर पहले हुआ था मई के शुरुआत में ही। तो हमें सबसे पहले दो कहाँ दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में? केवल बी वाले में दिख रहा है, बाकी किसी में दो से शुरुआत नहीं हुआ है। तो बाकी के ऑप्शन इलिमिनेट हो जा रहे हैं। दो के बाद चार सहारनपुर, उसके बाद अलीगढ़ विद्रोह, यह भी मई में हुआ था। दो के बाद चार, फिर मुजफ्फरनगर विद्रोह जून की शुरुआत में ही हो गया था मुजफ्फर वाला, और लास्ट में है बागपत विद्रोह। तो इस हिसाब से हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। पढ़ते हैं आगे। ये इसका डिस्क्रिप्शन है और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। विद्रोह का नाम ये जो दिया था सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और बागपत का, इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। सहारनपुर वाला जो था 1857 में हुआ था मई में। यहाँ के गुर्जरों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मोर्चा खोला था सहारनपुर में। और अलीगढ़ में यहाँ विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। और मुजफ्फरनगर में यहाँ के स्थानीय लोगों और सैनिकों ने मिलकर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। फिर लास्ट में है बागपत का, जून 1857 में। यहाँ के जाट नेता शाहमल ने विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। तो इस नेता का नाम भी कभी पूछ सकता है, जाट नेता शाहमल, बागपत में। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। 1857 के विद्रोह का स्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ विद्रोह प्रारंभ की तिथि दी हुई है। यह भी यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर यूनानी 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो पहला विद्रोह का नाम दिया हुआ है बैरकपुर। ये तो काफ़ी फेमस है, इसको आप सभी जानते होंगे। 29 मार्च 1857 को हुआ था। तो फर्स्ट का सही है एकदम। मंगल पांडे ने इसी दिन बैरकपुर छावनी में चर्बी से लगे कारतूसों का विरोध किया था। इसमें अपने अधिकारियों पर हमला किया, जिसे विद्रोह की पहली चिंगारी माना जाता है। फिर है मेरठ, इसका डेट जो है 10 मई 1857, यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। मेरठ छावनी की पैदल सेना ने खुलेआम विद्रोह कर दिया और अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर कूच किया था 10 मई 1857 को। और फिर तीसरा है झांसी, 10 मार्च 1857, यह गलत दिया हुआ है। ये मार्च में लिखा हुआ है, ये मार्च में नहीं, ये जून में था। कब था? जून में। अगर जून 1857 होता तो ये सही रहता। अब पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो झांसी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। और लास्ट वाला जो लखनऊ है, यह 4 जून 1857 को हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत जून के पहले सप्ताह में ही शुरू हो गई थी। तो बाकी के ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी वाला ऑप्शन हमारा 10 मार्च को न शुरू होकर ये जून में हुआ था झांसी में। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं।
उसको देख लेते हैं। एक तरफ विद्रोह का स्थल, विद्रोह की तिथि और नेतृत्व घटना, मुख्य घटना दिया हुआ है। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा विद्रोह शुरू किया गया था। फिर मेरठ है 10 मई को भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह का व्यापक रूप से शुरू होना। फिर झांसी में जून 1857 में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई द्वारा। फिर लखनऊ में 4 जून 1857 बेगम हजरत महल द्वारा। दिल्ली में 11-12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं आगे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। दूसरा स्टेटमेंट है, लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की थी। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2024 में पूछा हुआ है, मतलब यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू है। तो यूपीपीएससी लेटेस्ट पीवाईक्यू सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए जो कि लेटेस्ट वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डाले हुए हैं। तो पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। बिहार के आरा जिले के पास स्थित जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई और अंग्रेजों को कई बार कड़ी टक्कर दी थी। तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जा रहा है। फिर दूसरा स्टेटमेंट, ये जो लॉर्ड डलहौजी हैं, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब व्यपगत के सिद्धांत के तहत रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को वैध उत्तराधिकारी मानने से साफ इनकार कर दिया था। और इसमें लिखा है कि दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की थी। तो ये बात बिल्कुल गलत लिखा होगा यहाँ पर, मान्यता नहीं दी थी, उनको इनकार कर दिया था। इस कारण से झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना था। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, तो पहला सही और दूसरा गलत। कहाँ दिया हुआ है? ऐसा कोई नहीं दिया, मतलब केवल एक सही है ऊपर वाला, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, केवल एक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कुंवर सिंह के बारे में कहा है कि 1857 के विद्रोह में ये संबंधित थे। इन्होंने अपनी उम्र के बावजूद, लगभग 80 वर्ष के हो गए थे ये, विद्रोह का नेतृत्व किया और इन्हें बिहार का शेर भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है बिहार का शेर कुंवर सिंह को कहा जाता है, स्टेटमेंट लिख के दे सकता है, आपको वेरीफाई करना होगा ये सही है या फिर नहीं। फिर अगला है व्यपगत का सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, मतलब इसी के तहत रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। इस नीति के तहत यदि किसी भारतीय शासक की अपनी कोई संतान नहीं होती तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा मान लिया जाएगा। यह व्यपगत का सिद्धांत कहता था, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने इसके तहत झांसी को कब्जा कर लिया था। फिर झांसी का विलय 1854 ईस्वी, डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत का उपयोग करके झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान फिर विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी प्री 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है इस हिसाब से, क्योंकि लेटेस्ट पीवाईक्यू है। पहला है झांसी, 11 मई 1857 को। तो अभी हमने बात की थी झांसी में मई में नहीं हुआ था, झांसी में जून में हुआ था, जून 1857 में। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जा रहा था। ये क्या है? जून 1857 में। बाकी ये जो बैरकपुर 29 मार्च 1857 ये सही है। लखनऊ 4 जून 1857 भी सही है। मेरठ 10 मई 1857 ये भी सही है। केवल झांसी वाला जो है ये जून में होना चाहिए था, तब सही होता। तो इस हिसाब से हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है इसका। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक तरफ विद्रोह का स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ विद्रोह की तिथि फिर घटना। इससे पहले भी हालांकि इस पर हम बात कर चुके हैं। बैरकपुर 29 मार्च 1857 मंगल पांडे द्वारा। दिल्ली में 11-12 मई 1857 विद्रोहियों का दिल्ली पर आक्रमण और सम्राट बहादुर शाह जफर को नेता चुनना। फिर है मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह का व्यापक शुरुआत हुई थी मेरठ से। फिर है लखनऊ 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। लास्ट में झांसी जून 1857 रानी लक्ष्मीबाई द्वारा विद्रोह का नेतृत्व करना। तो क्वेश्चन में ये झांसी से रिलेटेड पूछा था। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है आर्य समाज का संस्थापक कौन था। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, इसको बच्चा बच्चा जानता होगा कि स्वामी राय दयानंद ने इसका संस्थापक थे, इसकी स्थापना किए थे। तो स्वामी दयानंद कहाँ दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जा रहा है। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एमएफ 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब कि यूपीपीएससी का ही लेटेस्ट पीवाईक्यू है ये। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, कब किया था? 1875 ईस्वी में बम्बई, अब इसको मुंबई कहते हैं, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करना और सामाजिक कुरीतियों को दूर करना था।
फिर है बाबा रामचंद्र, ये जो भी दूसरे वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये अवध में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे जो 1920 के दशक के दौरान हुआ था, न कि आर्य समाज के संस्थापक। फिर ये जो स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में, जो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं पर आधारित था। फिर लास्ट में है स्वामी श्रद्धानंद, इनके बारे में बता दें, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे और आर्य समाज के एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। बढ़ते हैं आगे, ये डिस्क्रिप्शन है इसका, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, संस्था आंदोलन का नाम दिया हुआ है, संस्थापक का नाम, वर्ष और उसका उद्देश्य क्या था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे, 1875 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वेदों की ओर लौटो और एकेश्वरवाद का समर्थन करना था। फिर है रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 ईस्वी में 1897 ईस्वी में इनकी स्थापना की गई थी। समाज सेवा और मानवता की उन्नति का कार्य था इसका मुख्य उद्देश्य। फिर है किसान सभा, बाबा रामचंद्र द्वारा इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। किसानों के हितों की रक्षा और लगान के विरुद्ध इसका मुख्य उद्देश्य था। गुरुकुल कांगड़ी, यह स्वामी श्रद्धानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1902 ईस्वी में। पारंपरिक वैदिक शिक्षा का संरक्षण और प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। यह क्वेश्चन देखिए यूपीपीएससी स्टाफ नर्स यूनानी 2023 वाले एग्जाम में पूछा है, हालांकि वनडे एग्जाम टाइप का ये क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं 1828 में इसकी स्थापना की थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। डेट हालांकि सब भूल जाते हैं, तो डेट है इसकी 20 अगस्त 1828। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी, जिसके बाद ब्रह्म समाज के नाम से जोड़ा जाने लगा था इसको। बाकी के ईयर भी देख लेते हैं। ये जो 1832 है, यह वर्ष राजा राम मोहन राय के जीवन के अंतिम दौर से संबंधित है, क्योंकि 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनका देहांत हो गया था। कहाँ पे? ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, वहाँ पर इनका देहांत हो गया। फिर है 1830। इस वर्ष राजा राम मोहन राय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के दूत के रूप में इंग्लैंड गए थे, जहाँ उन्हें राजा की उपाधि दी गई थी 1830 में। 1829 में क्या हुआ था? इस वर्ष राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था। कब किया था? 1829 में सती प्रथा निषेध कानून इसको पारित किया था 1829 में। तो ये था कुछ राजा राम मोहन राय के बारे में। ये डिस्क्रिप्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, देख लेते हैं। एक तरफ कुछ घटना या संस्था का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति के नाम, मतलब उसकी स्थापना किसने की थी, फिर वर्ष, फिर उसका उद्देश्य। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 ईस्वी में। एकेश्वरवाद का प्रचार करना और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सती प्रथा निषेध कानून, यह राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में लागू हुआ था। कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। फिर है आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय से संबंधित है, 1815 ईस्वी में धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर चर्चा हेतु मंच बनाना गया। फिर है संवाद कौमुदनी, यह भी राजा राम मोहन राय से ही संबंधित है, 1821 का समय था। इस समय इसका मुख्य उद्देश्य बंगाली भाषा में समाचार पत्र के जरिए सामाजिक सुधारों का प्रसार करना था। संवाद कौमुदी का, ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे एक सवाल, इसमें कहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी 2023 के एग्जाम में पूछा है, मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी वाले एग्जाम के जीएस में। तो इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। होम्योपैथी वाले पूछ लिया तो फिर अदर एग्जाम में भी पूछ सकता है, यूपीपीएससी है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, जीएस है। पहला है साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, इसकी स्थापना हुई थी 1864 ईस्वी में। कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। फिर है रहनुमाई मजदयाशनान समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 ईस्वी में। कब हुई थी? 1851 ईस्वी में। फिर है रामकृष्ण मिशन, इसको तो आप सभी जानते होंगे, 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर लास्ट में द थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1864 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1864 ईस्वी को। तो इस हिसाब से सबसे पहले हमारा कौन आ रहा है इसमें? रहनुमाई मजदयाशनान समाज, 1851। तो सेकंड वाले पॉइंट से कौन शुरू हो रहा है? ए भी, सी भी, डी भी। बी नहीं हो रहा है, बी को हम इलिमिनेट कर दे रहे हैं। इसके बाद कौन है? ये देखिए जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये 74 नहीं, 64 नहीं था, ये
1875 था, गलती से लिखा गया। 1864 था साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़। तो इसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ आता है। सेकंड कहाँ दिया हुआ है, मतलब कि सेकंड के बाद फर्स्ट कहाँ दिया हुआ है, ये ए और सी दोनों में दिया हुआ है, डी वाला एलिमिनेट हो जा रहा है। उसके बाद 1875 में द थियोसॉफिकल सोसाइटी आया। और उसके बाद 4314 सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी ए वाला भी एलिमिनेट हो जा रहा है यहाँ पे। और लास्ट में रामकृष्ण मिशन 1897। तो हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्रम में है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जा रहा है। इन सब के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ जो कि 1864 में स्थापित हुई थी, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, जिसका उद्देश्य पश्चिमी विज्ञान और साहित्य का अनुवाद करना था। फिर है रहनुमाई मजद या स्नान समाज। इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी। यह पारसी सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना नौरोजी फुरदोंजी और दादा भाई नौरोजी और एस एस बंगाली ने की थी। इतने लोगों का नाम आता है, किनका किनका, फुरदोंजी, दादा भाई नौरोजी और एस एस बंगाली। फिर है रामकृष्ण मिशन 1897, इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए इसकी स्थापना की थी। कब की थी, 1897 ईस्वी में। फिर लास्ट में द थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कौन किया था, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में की थी। तो इसका जगह भी ध्यान रखे रहिएगा, न्यूयॉर्क में, भारत में नहीं। तो ये था, ये डिस्क्रिप्शन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संस्था का नाम दिया हुआ है, संस्थापक का नाम, वर्ष और उद्देश्य, यही सारी जिसके बारे में भी हमने बात की थी। रहनुमाई मजाद स्नान समाज दादा भाई नौरोजी ने 1851 में पारसी धर्म में सुधार और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किया। फिर साइंटिफिक सोसाइटी, ये सर सैयद अहमद खान ने 1864 में किया, पश्चिम ज्ञान विज्ञान को हिंदी और उर्दू में अनुवादित करने के लिए। फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लॉथवस्की द्वारा 1875 में प्राचीन धर्म और दर्शनों का अध्ययन करने के लिए। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में समाज सेवा करना, शिक्षा और आध्यात्मिक चेतना का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सहमति की आयु अधिनियम 1891 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे, जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। दूसरा स्टेटमेंट है, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, इसके बारे में। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, इसके बारे में बता दें। बंबई के प्रसिद्ध पारसी सुधारक बी.एम. मालाबारी ने बाल विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध एक शक्तिशाली अभियान चलाया था। उन्हीं के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप सरकार ने 1891 ईस्वी में 1891 में सहमति की आयु अधिनियम पारित किया था। इसको इंग्लिश में कहते हैं एज ऑफ कंसल्ट एक्ट 1891, जिसके तहत विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1891 की बात है। फिर दूसरा कथन कर रहा है, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। ये बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये जो बाल गंगाधर थे और इनके साथ अन्य कट्टरपंथी रूढ़िवादी नेता थे, इन्होंने इस कानून का तीव्र विरोध किया था। उनका मानना था कि विदेशी सरकार को भारतीय सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही सुधार का उद्देश्य सही ही क्यों ना हो। तो इसलिए जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है गलत है। क्वेश्चन में पूछा है कथनों पर विचार करें, तो एक सही है और एक गलत है। तो ऐसा कौन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी देख लेते हैं। सहमति की आयु अधिनियम, इसमें मुख्य नेता का नाम होता है बी.एम. मालाबारी का। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। फिर है सामाजिक सुधारों का विरोध, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। रूढ़िवादियों ने इसे धर्म में हस्तक्षेप मानकर इसका कड़ा विरोध किया था। फिर है ब्रह्मा मैरिज एक्ट 1872, केशव चंद्र सेन द्वारा। इस कानून द्वारा अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता मिली और बाल विवाह पर रोक लगी थी, ब्रह्मा मैरिज एक्ट द्वारा। फिर है शारदा एक्ट 1929, हरविलास शारदा द्वारा इसे लाया गया था। इसके तहत विवाह की आयु लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, शारदा एक्ट 1929 द्वारा। इससे पहले 12 वर्ष था, अब यहाँ 14 वर्ष हो गया था शारदा एक्ट में। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा कि विपिन चंद्रपाल के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। दूसरा,
न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया? ये क्वेश्चन भी यूपीपीएससी प्री 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, आरओ के एग्जाम में, जो कि कैंसिल हो गया था। तो आपको बता दें ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं। पहले स्टेटमेंट के बारे में बता दें, विपिन चंद्र पाल जो थे इन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में ब्रह्म समाज से गहराई से जुड़े थे और इन्होंने सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी। और दूसरा स्टेटमेंट जो है इसमें विपिन चंद्रपाल जो है इन्होंने राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार के लिए न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका संपादन और प्रकाशन किया था। तो इस हिसाब से दोनों ही ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट सही हो जा रहे हैं। पूछा है सही उत्तर चयनित करिए, तो बी वाला ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। ये वाला हम लोग चयनित कर ले रहे हैं, आयोग ने भी बी को ही सही माना है। यह है इसका डिस्क्रिप्शन। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। एक तरफ विषय गतिविधि दी हुई है, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड व्यक्ति का नाम, तीसरी तरफ उससे रिलेटेड फैक्ट दिया हुआ है। पहला है लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल मुख्य व्यक्ति थे इसमें। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख चरमपंथी नेताओं में से एक थे, जिसको गरम दल भी हम लोग कहते हैं। फिर है समाचार पत्र न्यू इंडिया, इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने स्वदेशी और स्वराज के विचारों का प्रचार किया था। फिर है ब्रह्म समाज, विपिन चंद्रपाल इसमें प्रमुख व्यक्ति थे। ब्रह्म समाज के साथ जुड़कर उन्होंने सामाजिक चेतना जागने का कार्य किया था। फिर है स्वदेशी आंदोलन, विपिन चंद्रपाल द्वारा 1905 के स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने बंगाल में जन जागरण का नेतृत्व किया था। कब किया था? 1905 में। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं आगे। इसमें अभिकथन दिया हुआ है और नीचे कारण दिया हुआ है। अभिकथन में कह रहा है कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। फिर कारण कह रहा है विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 वाले एग्जाम में पूछा गया था, जो कि बाद में कैंसिल हो गया था एग्जाम। तो यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू बन जा रहा है यह। तो इसमें जो अभिकथन और कारण दिया हुआ है दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ए वाला स्टेटमेंट जो है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल सही हो जा रहा है। आइए थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी नामक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1821 ईस्वी को। और राजा राम मोहन राय ने इस समाचार पत्र का उपयोग सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करने और उनकी निंदा करने के लिए किया था। चूंकि संवाद कौमुदी का मुख्य उद्देश्य ही सती प्रथा जैसे सामाजिक सुधारों का समर्थन करना और कुरीतियों पर प्रहार करना था, इसलिए कारण अभिकथन की पूरी तरीके से सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा ए वाला स्टेटमेंट इस हिसाब से वेरीफाई हो जाता है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक तरफ विशेष संस्था दी हुई है, दूसरी तरफ व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, तीसरी तरफ टाइम, और फिर उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। संवाद कौमुदी का मुख्य उद्देश्य था सती प्रथा की निंदा और सामाजिक सुधारों का प्रचार करना। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 1821 में ये सब काम किया गया था। सती प्रथा निषेध अधिनियम यह राजा राम मोहन राय द्वारा 1829 में लाया गया था, सती प्रथा को कानूनन अपराध घोषित करने के लिए। फिर है ब्रह्म सभा, राजा राम मोहन द्वारा लाया गया था 1828 में। एकेश्वरवाद और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य था। आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय द्वारा, ये सारे ही राजा राम मोहन राय द्वारा लाए गए थे। इसका टाइम पीरियड था 1815 ईस्वी। इसका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक और दार्शनिक मुद्दों पर चर्चा का मंच प्रदान करना। आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य था। तो कभी भी संवाद कौमुदी, सती प्रथा निषेध, ब्रह्मा सभा और आत्मीय सभा जैसे शब्द आए तो राजा राम मोहन राय को टिक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। कहाँ की थी? लंदन में। और इसका टाइम क्या था? 1866 ईस्वी, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। फिर है नेशनल इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना मैरी कारपेंटर द्वारा लंदन में 1870 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1870 ईस्वी में नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। फिर है इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना 1872 में की गई थी। कब की गई? 1872 में आनंद मोहन बोस द्वारा लंदन में की गई थी, 1872। फिर लास्ट में है इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? 1876 में, 1876 ईस्वी में। ये पहले से ही अरेंज दिख रहा है, 66, 70, 72, 76, 1 2 3 4 के क्रम में। तो 1 2 3 के क्रम में कौन सा हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही दिख रहा है सामने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जा रहा है। ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीएससी प्री 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है।
मतलब कि यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू है मॉडर्न हिस्ट्री का ये। बढ़ते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, आइए इसको देख लेते हैं। एक तरफ संस्था का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम। तीसरा स्थान, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 ईस्वी में लंदन में की गई थी। फिर नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना मैरी कारपेंटर द्वारा 1870 ईस्वी में लंदन में की गई थी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा 1872 ईस्वी में लंदन में की गई थी। फिर है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस एन बनर्जी द्वारा 1876 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान रखे रहिएगा। इसमें अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, पूछा है सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन कह रहा है कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयास का परिणाम था। इस स्टेटमेंट के बारे में आपको बता दें, 19वीं सदी की बात है। 19वीं सदी के मध्य में बंगाल में राजनीतिक चेतना का उदय हो रहा था। इस समय के बुद्धिजीवी वर्ग ने महसूस किया कि अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करने और जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक संगठित मंच की आवश्यकता है। फिर क्या हुआ? जॉर्ज थॉमसन एक ब्रिटिश सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। द्वारिकानाथ टैगोर ने उन्हें भारत की राजनीति परिस्थिति से परिचित कराने और उन्हें एक व्यवस्थित राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने के उद्देश्य से भारत आमंत्रित किया था। जॉर्ज थॉमसन के इन्हीं प्रयासों और मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप 20 अप्रैल 1843 को, कब? 20 अप्रैल 1843 को कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के तहत लोगों की दशा में सुधार लाना, राजनीतिक अधिकारों के लिए संवैधानिक मार्ग अपनाना था। तो इसलिए हमारा जो अभिकथन है यह भी सही है, और कारण जो है कि जॉर्ज थॉमसन के को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। मतलब कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये जो है सी वाले ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जा रहा है। ये क्वेश्चन भी यूपीपीएससी का पीवाईक्यू है, ध्यान रख रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं इसको। एक तरफ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका विवरण है। संस्थापक का उद्देश्य, ये देखिए थोड़ा मेंस टाइप का हो गया है। द्वारिकानाथ टैगोर ने जॉर्ज थॉमसन को भारत में राजनीतिक आंदोलन को संगठित करने के लिए इंग्लैंड से बुलाया था। अब सोसाइटी की स्थापना की बात कर ली जाए। जॉर्ज थॉमसन के प्रयास से 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और शुरुआती राजनीति जो थी, इस संस्था का उद्देश्य ब्रिटिश शासन में सुधार और संवैधानिक तरीकों से राजनीतिक अधिकारों की मांग करना था। आगे चलकर 1851 में इसे लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। कब? 1851 में। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन के रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि वर्ष 1908 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को किस और नाम से भी जाना जाता है। ये भी वन डे एग्जाम टाइप का क्वेश्चन है, यूपीपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। लेटेस्ट पीवाईक्यू हो जा रहा है इस हिसाब से। तो 1908 वाला जो है इसको मेहता कांग्रेस के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। देखिए 1907 की बात है। इस समय सूरत अधिवेशन के कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। इसके बाद नरमपंथियों ने 1908 में मद्रास में अधिवेशन बुलाया था। कब? 1908 में अधिवेशन बुलाया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। क्योंकि इस अधिवेशन के आयोजक और संचालन में सर फिरोज शाह मेहता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी थी, इसलिए इसे मेहता कांग्रेस कहा गया। इसका उद्देश्य, इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि कांग्रेस के लिए एक नया संविधान तैयार करना, ताकि भविष्य में सूरत जैसा विभाजन दोबारा न हो और संगठन पर नरमपंथियों का नियंत्रण बना रहे। तो ये था कुछ इसका डिस्क्रिप्शन। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। 1908 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट विश्लेषण है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी? 1907 के सूरज विभाजन के बाद कांग्रेस के नरमपंथी गुटों में गहरा मतभेद हो गया। नरमपंथी ने 1908 के मद्रास अधिवेशन के माध्यम से संगठन पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था, जो इसका नामकरण था मेहता कांग्रेस का। इस अधिवेशन के संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर बम्बई के कद्दावर नरमपंथी सर फिरोज शाह मेहता का अत्यधिक प्रभाव था। उनकी नीतियों के वर्चस्व के कारण आलोचकों ने इसे व्यंग्य में मेहता कांग्रेस नाम दिया। तो ऐसा ही नाम नहीं पड़ा, ये व्यंग्य में नाम पड़ा था, कांग्रेस मेहता। कांग्रेस का संविधान,
इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कांग्रेस के लिए एक औपचारिक संविधान का निर्माण था। इसका उद्देश्य संगठन के कामकाज से स्पष्ट नियमों में बांधना था, ताकि सूरत जैसी विभाजनकारी घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। नेतृत्व एवं दिशा। इस सत्र की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, लेकिन वैचारिक और संगठित दिशा तय करने में फिरोज शाह मेहता की भूमिका इतनी निर्णायक थी कि अधिवेशन की पहचान ही उनसे जुड़ गई थी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह भी यूपीपीएससी प्री 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट पीवाईक्यू है। एक तरफ अभिकथन दिया हुआ है, उसी के नीचे कारण दिया हुआ है। अभिकथन कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देने लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। कारण में कह रहा है उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। तो देखिए, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों, जिन्हें नरमपंथी भी कहते हैं, इनका मानना था कि ब्रिटिश शासक भारत में एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। वे ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत को मध्ययुगीन जड़ता से बाहर निकालकर आधुनिक बनाना था। क्या बनाना था? आधुनिक बनाना था। शिक्षा का प्रसार करना और प्रशासनिक सुधार करना। वे ब्रिटिश राज्य को भारत के लिए ईश्वरीय देन मानते थे। पर उनकी शिकायत भी थी कि जो ब्रिटिश मूल्य मतलब स्वतंत्रता, लोकतंत्र, कानून का शासन, ये सब ब्रिटिश मूल्य थे। इन सबको ब्रिटेन में मौजूद हैं। ये सारे ही तत्व जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, कानून, इन सब का शासन ब्रिटेन में तो मौजूद है, लेकिन इन्हें भारत में लागू नहीं किया गया। इसी कारण से वे ब्रिटिश नीतियों को अन ब्रिटिश कहते थे, जिसका अर्थ था कि ब्रिटिश शासन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और यहाँ के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहा है। तो इस बात की शिकायत थी नरमपंथियों को। नहीं तो ये लोग तो भगवान मान रहे थे उन लोगों को। ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा था, मतलब कारण में उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और व्याख्या भी सही है। तो इस हिसाब से जो हमारा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के वैचारिक आधार। ईश्वरीय देन की अवधारणा क्या थी उनकी? नरमपंथी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए ईश्वरीय वरदान है, जो देश में आधुनिक शिक्षा, रेलवे और कानून का शासन लेकर आया है। अन्य ब्रिटिश राज का अर्थ क्या है? उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि ब्रिटिश शासक ब्रिटेन में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हैं, लेकिन भारत में औपनिवेशिक स्वार्थों के कारण उन मूल्यों का दमन कर रहे हैं। फिर है विरोध का वास्तविक स्वरूप क्या था? वे ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ब्रिटिश शासन के अन्य ब्रिटिश चरित्र को सुधारना था, मतलब कि जो शोषणकारी नीतियां थी उनमें सुधार करना था, उसे उदारवादी बनाना चाहते थे। फिर है राजनीतिक कार्यप्रणाली। अपनी उन्हीं मान्यताओं के कारण वे संवैधानिक तरीकों जैसे प्रार्थना, याचिका और शिष्टमंडलों के माध्यम से सरकार को उनकी गलत नीतियों के प्रति सचेत करने का प्रयास करते थे, मतलब कि शांति से बातचीत करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक तरफ गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में है, दूसरा उनका वर्ष है, और हमें कूटों का मिलान करना है कौन कब हुआ था। तो इन सबको तो आप जानते ही हैं, हम थोड़ा सा बेसिक की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को उनका जो सत्याग्रह था उससे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का भारत में पहला सफल प्रयोग था यह। इसके तुरंत बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल कर दी है 1918 ईस्वी में। फिर उसके बाद रोलट एक्ट 1919 के विरोध में उन्होंने सत्याग्रह सभा का गठन किया था। अंततः नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। तो ये था इन चारों पॉइंट के बारे में। चंपारण कब हुआ था? 1917 में, फर्स्ट का थर्ड। अहमदाबाद मिल हड़ताल इसके बाद हुआ था 1918 में, अहमदाबाद 1918। ये नमक रह गया बीच में, यह हुआ था 1930 में। अरे नमक सत्याग्रह मतलब वही सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक ही बात है। फिर है रोलट एक्ट 1919 में। तो ए का 3, बी का 1 किसमें दिया हुआ है? ए का 3, बी का 1, बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है। सी का 4, डी का 2। तो हमारा बी वाला ऑप्शन निकल कर सामने आ जा रहा है, बी वाला बिल्कुल सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। यह था इसका डिस्क्रिप्शन। यहाँ कुछ सत्याग्रह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, यह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और 3 कठिया प्रथा को समाप्त कराया था। किसे समाप्त कराया था? 3 कठिया प्रथा को। फिर है अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 ईस्वी। यह भारत में किया गया पहला भूख हड़ताल था, जो मिल मजदूरों के बोनस और अधिकारों के लिए था।
फिर है रॉलेट सत्याग्रह। यह आंदोलन काला कानून कहे जाने वाले रॉलेट एक्ट के विरुद्ध था, जिसने भारतीयों को बिना मुकदमे के जेल में डालने का अधिकार दिया हुआ था। फिर है नमक सत्याग्रह। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, जिसने ब्रिटिश अधिकार को चुनौती देते हुए जन आंदोलन का एक नया इतिहास रचा था। तो यह था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो यह किया था 1917 में। कब किया था? 1917 में। देखिए कहीं कहीं इसका उत्तर 1916 भी देखने को मिलता है, लेकिन आयोग ने इसको 1917 ही माना है। इसका बेसिक समझ लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, कब लौटे थे? 1915 में जब लौटे थे, तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद में कोचरब आश्रम की स्थापना की थी। क्योंकि वहाँ पर प्लेग फैलने के कारण स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने अहमदाबाद में ही साबरमती नदी किनारे एक नई जगह चुनी थी। साबरमती आश्रम की स्थापना आधिकारिक रूप से तो 1916 में ही कर दी थी, और 1917 में पूरी तरीके से वहाँ पर स्थानांतरित हो गए। देखा जाए तो 1916 भी एक तरीके से सही है, लेकिन आयोग ने 1917 को ही मान्यता दी है। तो आप देख लीजिएगा जो ठीक लगे आपको। नौकरी तो आयोग को ही देनी है, वो 17 मान रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स आयुर्वेदा 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। साबरमती आश्रम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्थापना और इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना और ग्रामीण आत्मनिर्भरता तथा सादगी का जीवन जीना था। आश्रम का नाम यह साबरमती नदी के किनारे स्थित होने के कारण साबरमती आश्रम का लाया, जो गांधी जी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसकी ऐतिहासिक भूमिका क्या थी? यहीं से गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा नामक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। मूल नाम साबरमती आश्रम को सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, जो गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रतीक है। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रतीक साबरमती आश्रम। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें अभिकथन दिया हुआ है, नीचे कारण दिया हुआ है। अभिकथन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। किसको तैयार किया? गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। फिर कारण में कहा है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी आरओ 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ था, जो कैंसिल हो गया। देखिए इसका थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्षों तक प्रवासी भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। कितना समय तक? लगभग 21 साल तक। वहां उन्होंने नस्ल भेद और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था। इसी दौरान उन्होंने न केवल अपना राजनीतिक दर्शन विकसित किया, बल्कि यह भी अनुभव किया कि भारतीय समुदाय यदि सही नेतृत्व मिल जाए तो अन्याय के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करने और बड़े से बड़ा बलिदान देने में सक्षम है। यदि अनुभव उनकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व की आधारशिला बनी थी। ये जो उनका पिछला अनुभव था, यही था इनका आधार। तो इस हिसाब से अभिकथन और कारण दोनों सही हो जा रहा है, और जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऐसा दिख रहा है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अफ्रीका अनुभव से संबंधित। सत्याग्रह का विकास कैसे हुआ? दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सत्याग्रह, अहिंसा और जन आंदोलन को अपने अस्त्रों का धार दिया, जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता की शक्ति बनी थी। फिर है आत्मविश्वास का निर्माण। यहाँ के प्रवासियों के संघर्ष ने गांधी जी के इस विश्वास को पुख्ता किया कि भारतीय जनता दमन के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार है। नेतृत्व क्षमता का परीक्षण। दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न समुदायों को एक मंच पर लाने का अनुभव ही भारत आने पर उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करने में सहायक हुआ। फिर है जन भागीदारी का महत्व। वहाँ के संघर्षों ने उन्हें सिखाया कि कोई भी बड़ा आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें आम जनता की पूरी भागीदारी और बलिदान न शामिल हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ये आप सभी जानते हैं, अनुशीलन समिति थी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। यह भी यूपीपीएससी प्री 2023 वाले एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीएससी द्वारा। यह जो घटना है, यह 23 दिसंबर 1912 को हुई थी। कब हुई थी? 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में।
जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर उस समय बम फेंका गया था, जब वह राजधानी परिवर्तित के उपलक्ष्य में प्रवेश कर रहे थे। मतलब जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को चेंज कर रहे थे, उसके उपलक्ष्य में जब प्रवेश कर रहे थे दिल्ली में, उस समय इनके ऊपर बम फेंका गया था। इस हमले का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को भयभीत करना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति क्रांतिकारी चेतना को जगाना था। तो ये था क्वेश्चन का बेसिक। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। ये वाला क्या कहा कि अखिल भारतीय मजदूर संघ। अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। यह मुख्य रूप से भारत के मजदूर वर्ग के हितों और अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला संगठन था। फिर दूसरा है युगांतर। यह बंगाल का एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी समाचार पत्र और संगठन था, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी युगांतर की? 1906 ईस्वी में भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष द्वारा। यह भी क्रांतिकारी विचारधाराओं को बढ़ावा देने में आगे थी। फिर है यूनाइटेड पेट्रोलिक संघ। क्या लिखा है? यूनाइटेड पेट्रोलिक संघ। इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा हुई थी। कब हुई थी? 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता का विरोध करने और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी दिखाने के लिए की गई थी। तो इस हिसाब से हमारा यूनाइटेड पेट्रोलिक संघ की स्थापना 1888। क्वेश्चन में पूछा था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो यह था अनुशीलन समिति। तो ये हो गया, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 के बारे में। इसका मुख्य सूत्राधिकार क्या था? इस घटना का योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी, जो बाद में जापान चले गए और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। फिर है क्रांतिकारी भूमिका। बम फेंकने की मुख्य जिम्मेदारी बसंत कुमार विश्वास को सौंपी गई थी, जिन्हें बाद में 1915 में अम्बाला जेल में फांसी दे दी गई थी। वैचारिक संबंध इसका देख लेते हैं। इस घटना का सीधा संबंध अनुशीलन समिति की क्रांतिकारी गतिविधियों से था, जिसने बंगाल के बाहर भी ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। इसका क्या प्रभाव पड़ा? इस हमले के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया, जिससे क्रांतिकारी आंदोलन के संगठनात्मक नेतृत्व का पता चला था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईवी रामास्वामी नायकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। दूसरा, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया था। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है फ्री में। तो आपको बता दें ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों ही बिल्कुल सही है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। इसका बेसिक जान लेते हैं। ईवी रामास्वामीकर, जिनको हम पेरियार नाम से भी जानते हैं, ये दक्षिण भारत के एक महान समाज सुधारक और आत्मसम्मान आंदोलन के जनक थे, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी हम लोग कहते हैं। इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कब? 1920 में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन्होंने न केवल आंदोलन का समर्थन किया, बल्कि विदेशी कपड़ों की होली जलाने जैसे कार्यक्रमों में भी शामिल हुए थे। इन्होंने 1925 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ दिया था। तो इन्होंने कांग्रेस कब छोड़ा था? 1925 ईस्वी में। इसका मुख्य कारण कांग्रेस के भीतर ब्राह्मणवादी वर्चस्व और सामाजिक समानता की मांगों की अनदेखी की गई थी। तो इस हिसाब से हमारा डी वाला ऑप्शन दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ईवी रामास्वामी पेरियार से संबंधित। इनका जो राजनीतिक शुरुआत हुआ था, पेरियार ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस के एक प्रतिबद्ध सदस्य के रूप में की थी। कांग्रेस छोड़ने का इनका कारण क्या था? कांग्रेस के एक सम्मेलन में उन्हें निचली जातियों के लिए आरक्षण की मांग की, जिसे स्वीकार न किए जाने पर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आत्मसम्मान आंदोलन। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने 1925 में ही आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना था। फिर है वैचारिक प्रभाव। वे द्रविड़ विचारधारा को के पुरोधा माने जाते हैं और उन्होंने सामाजिक न्याय, तर्कवाद और समानता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। तो ये था डिस्क्रिप्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक तरफ विद्रोह दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके नेतृत्वकर्ता का नाम दिया हुआ है। पहला है पाइका विद्रोह। यह हुआ था 1817 में, उड़ीसा में हुआ था। कब हुआ था? 1817 में उड़ीसा में। और किसके नेतृत्व थे? जगबंधु विद्यासागर महापात्र, जो कि हमें चौथे वाले ऑप्शन में पॉइंट में दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट का 4 हो जाएगा। दूसरा है बरेली विद्रोह। यह हुआ था 1816 में, एक ही साल पहले की बात है इसके, 1816 में।
और कहाँ हुआ था? नाम ही से पता चल रहा है, बरेली में हुआ था। यह जो है ब्रिटिश कराधान के विरुद्ध एक विद्रोह था। कराधान मतलब जो टैक्स लगा रहे थे ब्रिटिश लोग, उसके विरुद्ध हुआ था। और इसके नेतृत्व करता थे मुफ्ती मोहम्मद एवाज। मुफ्ती मोहम्मद एवाज हमें तीसरे वाले पॉइंट में दिखाई दे रहे हैं, तो सेकंड का हो जाएगा थर्ड में। फिर है मालाबार विद्रोह। यह करीब 18वीं शताब्दी के लास्ट में हुआ था और इसके नेतृत्व करता था एडाचना कुंगन, जो कि हमें फर्स्ट वाले पॉइंट में दिखाई दे रहे हैं। फिर है सिलहट विद्रोह। इसके नेतृत्व करता थे राधा राम, जो कि हमें दूसरे वाले पॉइंट में दिखाई दे रहे हैं। यह 18वीं सदी के अंत में खासी विद्रोह के दौरान हुआ था। किसके दौरान? खासी विद्रोह। खासी विद्रोह जो हुआ था उसी के दौरान हुआ था। तो फर्स्ट का 4 किस में दिया हुआ है? सी वाले में सिर्फ दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है। सेकंड का 3 में, थर्ड का 1 में, 4 का सेकंड में। तो हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जा रहा है। ये हमें देखिए यूपीपीएससी प्री 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट पीवाईक्यू है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर एक तरफ मुख्य बिंदु दिया है, दूसरी तरफ विस्तृत विवरण दिया हुआ है। पाइका विद्रोह के बारे में बता रहा है कि इसका कारण क्या था। ब्रिटिश शासन द्वारा उड़ीसा के पारंपरिक पाइका सैनिकों के भूमि कर मुक्त छीनना इसका मुख्य कारण था। फिर है बरेली विद्रोह। इसकी क्या विशेषता थी? यह विद्रोह मुख्य रूप से पुलिस कर लगाने के विरोध में हुआ था, जिसमें जनता ने मुक्ति के नेतृत्व में संघर्ष किया था। देखिए ज़्यादातर टैक्स से ही रिलेटेड विद्रोह दिखाई दे रहा है सामने। फिर है मालाबार विद्रोह का संदर्भ। यह विद्रोह कंपनी शासन के खिलाफ मालाबार के राजाओं और निवासियों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ था। ये टैक्स नहीं बल्कि अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ पर हुआ था। फिर है सिलहट विद्रोह की भूमिका। राधाराम के नेतृत्व में सिलहट क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार विस्तार और स्थानीय स्वायत्तता के हनन के विरुद्ध हुआ था। क्या चीज़? सिलहट विद्रोह। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा है कि 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? दो स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सा सही है। पहला है मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार, दूसरा अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों के दोनों ही सही है। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है, दोनों 1 और 2 दोनों सही है, ये हमारा सही हो जा रहा है। आइए थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। ये जो मोपला है मुख्य रूप से मुस्लिम किसान थे, जो हिंदू जमींदारों जिन्हें जिम्मी कहा जाता है और ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जाने वाले शोषण और उच्च लगान के विरुद्ध में थे। इसलिए जो ये पहला वाला स्टेटमेंट है ये सही हो जा रहा है। और दूसरा जो है ये विद्रोह खिलाफत आंदोलन के समय हुआ था। मोपलाओं ने खिलाफत के समर्थन में और ब्रिटिश सरकार की तुर्की विरोधी नीतियों के खिलाफ व्यापक रूप पर असंतोष व्यक्त किया था। तो इसलिए ये जो खिलाफत विरोधी नीतियां हैं ये बात सही हो जा रही है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जा रहा है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे निकल कर सही हो गया। ये भी देखिए यूपीपीएससी एपीएस 2023 वाले एग्जाम में पूछा है, मतलब कि यूपीपीएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं आगे। ये कुछ बेसिक है। इसमें कहा है कि 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन में निम्न में से किस नेता का योगदान नहीं था? ये भी देखिए यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 स्टाफ नर आयुर्वेदा में पूछा है और प्री के एग्जाम में भी सेम ही क्वेश्चन पूछा है। मतलब 2023 में ही दो बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया है यूपीपीएससी के। ये जो किसान सभा है इसका गठन हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। इसमें जो है कि गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, इन सभी के प्रयास से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। कौन कौन था? गौरी शंकर मिश्र, ये दिए हैं ऑप्शन में। इंद्र नारायण द्विवेदी, ये भी दिए हुए हैं। उसके बाद मदन मोहन मालवीय, ये भी ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो बचा कौन? बाबा रामचंद्र, ये नहीं है। तो इनका संबंध जो है कि बाबा रामचंद्र जो थे, इनका संबंध किसान सभा से न होकर जो 1918 वाला है, 1918 वाला जो किसान सभा है इससे न होकर एक हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में किसान सभा था, उससे इनका संबंध है, जिसको अवध किसान सभा कहते हैं। अवध किसान सभा 1920 से बाबा रामचंद्र का संबंध था। बाकी ये जो 3 लोग हैं ये 1918 वाले हैं। तो इस हिसाब से हमारा डी वाला जो ऑप्शन है यह सही हो जा रहा है। पूछा था किस नेता का योगदान नहीं था, तो इसमें बाबा रामचंद्र का योगदान नहीं था। बढ़ते हैं अगले। ये डिस्क्रिप्शन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसान गठन का उद्देश्य क्या था? किसानों की समस्या को लेकर सरकार के सामने सवाल उठाना और उनकी आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए संगठित प्रयास करना। फिर है बाबा रामचंद्र की भूमिका। बाबा रामचंद्र ने बाद में जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया था। अभी हमने बताया ना 1920 वाला जो अवध किसान सभा है उससे इनका संबंध था, न कि 1918 वाले किसान सभा से।
इसके नेतृत्व का क्या प्रभाव रहा? इन सभाओं के कारण ही उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन एक सशक्त राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा था। इसका स्वरूप, ये सभाएं मुख्य रूप से लगान की दरों, बेदखली और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध संवैधानिक तरीके से संघर्ष करने के लिए बनाई गई थी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन कह रहा है कि अक्टूबर 1925 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था। तो देखिए 1925 में नहीं, 1924 में किया गया था। कब किया गया था? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, उसका गठन किया गया था। और कारण कह रहा है कि इस गठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र आयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। तो कारण बिल्कुल सही दिया हुआ है। स्टेटमेंट में जो है कि ये बस 1925 की जगह 1924 होता तो सही हो जाता। तो पहला वाला तो गलत है, मतलब अभिकथन गलत है, लेकिन कारण सही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। ये देखिए यूपीपीएससी आर मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी 2023 के जीएस में और यूपीपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब एक ही साल में दो बार एक क्वेश्चन को पूछ लिया और एकदम सेम क्वेश्चन को पूछा, कुछ भी अंतर नहीं किया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ये ना होकर यहाँ पर डी होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है 2024 में। एचआरए के बारे में और भी आपको थोड़ा सा बता दें। इसका स्थापना वर्ष 24 में कानपुर में हुआ था। संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल की प्रमुख भूमिका थी। इसका वैचारिक उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सशस्त्र क्रांति द्वारा ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। फिर इसका परिवर्तन 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। तो ये था कुछ फैक्ट इससे संबंधित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि गदर आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? यह भी यूपीपीएससी का पीवाईक्यू है, 2023 में पूछा है मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी वाले एग्जाम में। तो देखिए जो गदर पार्टी है, इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। कब हुई थी? 1913 में लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका में किया गया था। तो लाला हरदयाल कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं? सी वाले ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। गदर पार्टी की थोड़ी सी बेसिक हम देख लेते हैं। यह जो है 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर, विशेष रूप से 1913 में होगा ना, 1913 वाला। इसमें भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत शासन से मुक्त कराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रह रहे प्रवासी भारतीय, ज़्यादातर वहाँ पर पंजाबी रहते थे, उनके द्वारा शुरू किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन था। इस आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में इसके लोकप्रिय समाचार पत्र के नाम पर गदर पार्टी कहा गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, जिसे युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता था। लाला हरदयाल इस आंदोलन के मुख्य प्रेरक, बुद्धिजीवी और महासचिव भी थे। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण लेखनी और भाषणों के माध्यम से विदेशों में रह रहे भारतीयों में राष्ट्रवाद की अलख जगाई थी। किसने? लाला हरदयाल ने। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिए हैं वीडी सावरकर। इनको हम विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वीडी सावरकर। ये महाराष्ट्र के एक महान क्रांतिकारी और विचारक थे। इन्होंने 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी और 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम घोषित किया था। इनका संबंध गदर आंदोलन से नहीं था। फिर है चंद्रशेखर आजाद। ये भारत के भीतर, खासकर उत्तर भारत में सक्रिय रहने वाले अत्यंत साहसी क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का पुनर्गठन और नेतृत्व किया था। ये काकोरी कांड और सैंडर्स वध जैसी घटनाओं से जुड़े थे, न कि गदर आंदोलन से। ये थे लाला हरदयाल के बारे में बात कर ली, गदर आंदोलन से ये जुड़े थे। इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में बाबा सोहन सिंह बकना, जो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, उनके साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया था। लास्ट में है मदन लाल धिंगरा। अब ये कौन है? ये लंदन में सक्रिय भारतीय क्रांतिकारी थे, जो इंडिया हाउस से जुड़े थे। किससे जुड़े थे ये? इंडिया हाउस से। इन्होंने 1909 में लंदन में ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वायली की हत्या की थी, जिसके लिए इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ये था कुछ बेसिक बाकी के ऑप्शन के बारे में। ये डिस्क्रिप्शन है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है और उसका विवरण दिया हुआ है, स्थापना वर्ष और स्थान। गदर पार्टी की स्थापना 13 में हुई थी, 1913 में। इसका केंद्रीय मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसओ में स्थित युगांतर आश्रम में बनाया गया था। इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता, इस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार एवं मार्गदर्शक लाला हरदयाल थे, जबकि बाबा सोहन सिंह बकना इसको प्रथम अध्यक्ष के रूप में संचालित किया था, मतलब इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और लाला ठाकुरदास
को इसका संयुक्त सचिव बनाया गया था। लाला ठाकुर दास को सचिव बनाया गया था यहाँ का। आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य विश्व युद्ध की समय का लाभ उठाकर भारत में सैन्य विद्रोह कराना और ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना था। और ये जो गदर समाचार पत्र है, आंदोलन में वैचारिक प्रचार के लिए गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई थी। इसका पहला अंक 1 नवंबर 1913 को उर्दू में प्रकाशित हुआ था और बाद में यह गुरुमुखी, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में भी छापा गया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन किसने बनाया? यह क्वेश्चन यूपीपीएससी 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, स्टाफ नर्स आयुर्वेदा वाले एग्जाम में। तो इसे गुप्त संगठन बनाया था वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर हमें ए वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। चलिए इसका बेसिक समझ लेते हैं। अभिनव भारत जो है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गुप्त संगठन था। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। यह संगठन मित्र मेला नामक एक पूर्ववर्ती संस्था का ही विकसित रूप था। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था, शांति से नहीं, सशस्त्र क्रांति द्वारा। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। रास बिहारी बोस दिए हुए हैं। यह एक प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने दिल्ली षड्यंत्र केस और बाद में जापान में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये अभिनव भारत के संस्थापक नहीं थे। फिर है मदन मोहन मालवीय। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेता के साथ साथ शिक्षाविद और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। इनका झुकाव संवैधानिक तरीकों की ओर था, न कि गुप्त क्रांति संगठन की ओर। फिर लास्ट में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये आज़ाद हिंद फौज के पुनर्गठन और नेतृत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए थे। तो ये था इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। ये बेसिक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है अभिनव भारत से संबंधित। इसके संस्थापक वीडी सावरकर थे। स्थापना वर्ष 1904 में नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। पूर्ववर्ती संस्था मित्र मेला, इसे ही आगे चलकर अभिनव भारत नाम दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकना। ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे 2 बार भारत का दौरा किया। दूसरा है, इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक का था। तो देखिए, साइमन कमीशन ने कुल 2 बार भारत का दौरा किया था। पहली बार फरवरी मार्च 1928 में। तो इस हिसाब से पहला वाला स्टेटमेंट तो सही हो जा रहा है। 2 बार किया था, एक बार फरवरी मार्च 28 में और दूसरी बार अक्टूबर 1928 में। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जा रहा है। प्रश्न में दी गई दूसरी यात्रा की अवधि 11 अक्टूबर 1929 से लेकर 13 अप्रैल 1930 तक का है। ये गलत है। दूसरी यात्रा 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक की थी। कब से? 11 अक्टूबर 1928 से लेकर 13 अप्रैल 1929 तक। तो देख रहे हैं आयोग कितनी बारीकी से बस 29 को और 30 को एक साल का गैप देकर पूछ लिया। यही 28-29 होता तो सही हो जाता, 29-30 कर दिया है। तो इतना करेक्ट फैक्ट रखना थोड़ा मुश्किल रहता है, बार बार अभ्यास की ज़रूरत होती है इसमें। तो बढ़ते हैं आगे। ये मिसप्रिंट है, भी नहीं होगा। इसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। इसका गठन का उद्देश्य जो था 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कमीशन का विरोध, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारत में साइमन गो बैक के नारे के साथ इसका भारी विरोध हुआ था। फिर है इसका प्रथम दौरा फरवरी 1928 में भारत आगमन, जिसका देश भर में व्यापक विरोध और हड़तालें हुई थी। दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 30 के बीच। यहाँ पे देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है, 1928 से 1929 के बीच, जिसे आधिकारिक रिकॉर्ड में दूसरे दौरे के रूप में दर्ज किया गया था। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। तो ये जनवरी 1934 में नहीं, मई में। कब किया गया था? मई 1934 में। ईयर तो सेम है, लेकिन
महीना अलग है, मई होता तो ठीक रहता। इस हिसाब से पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है कि समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए, तो इसमें शामिल नहीं हुए थे ये भी गलत दिया हुआ है। तो हमारा दूसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जा रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो यहाँ हमारा डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जा रहा है। ये भी यूपीपीएससी प्री 2024 में पूछा हुआ लेटेस्ट पीवाईक्यू है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। स्थापना तिथि 1934, मई का महीना, जनवरी में नहीं था। 1934 में पटना में विधिवत गठन हुआ था इसका। इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। इन युवाओं ने कांग्रेस को अधिक क्रांतिकारी बनाने के लिए यह मंच तैयार किया। नेहरू का संबंध केवल नैतिक समर्थन था। नेहरू समाजवादी विचारधारा के थे, लेकिन वे किसी अलग गुट के औपचारिक सदस्य नहीं बने थे। फिर है मुख्य लक्ष्य क्या था? कांग्रेस को समाजवादी बनाना। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय आज़ादी के साथ साथ समाज में आर्थिक समानता लाना था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन कर रहा है कि पाकिस्तान के नाम से विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था। पाकिस्तान के नाम से विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। ये भी सही है, क्योंकि इसी पुस्तक में उन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का स्पष्ट उल्लेख और इसके गठन का तर्क दिया था। इसे इंग्लिश में कहते हैं नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और दिस इज फॉर एवर। इंग्लिश में इसका नाम है ये, जिसे अक्सर हिंदी में कहते हैं अभी या कभी नहीं के रूप में हम लोग जानते हैं इसको। तो इस हिसाब से हमारा जो अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये भी यूपीपीएससी एपीएस 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। पढ़ते हैं आगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक तरफ प्रस्तावक है, मतलब जो पाकिस्तान का नाम का विचार था उसकी बात की जा रही है। चौधरी रहमत अली, वे कैम्ब्रिज के छात्र थे जिन्होंने अलग मुस्लिम राष्ट्र को का विचार दिया था। यह एक असल में बुक कह लें या फिर प्रसिद्ध पंपलेट था, नाउ और नेवर 1933 में जो प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में ही पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, नाउ और नेवर 1933 में। पाकिस्तान का अर्थ क्या होता है? पवित्र भूमि। यह उत्तर पश्चिम भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्र का समूह था, मतलब आज के समय का जो पाकिस्तान है। ऐतिहासिक प्रभाव द्वि राष्ट्र सिद्धांत का आधार था। यह विचार आगे चलकर मुस्लिम लीग की राजनीति का मुख्य केंद्र बन गया था। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पढ़ते हैं आगे। फिर से अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन कह रहा है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो बिल्कुल गांधी जी ने वास्तव में अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, जिसमें उन्होंने बहुत सोच समझकर चुने हुए व्यक्तियों को सत्याग्रही के रूप में भाग लेने के लिए कहा था। फिर कारण कह रहा है कि यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। देखिए, जो 1940 वाला व्यक्तिगत सत्याग्रह था महात्मा जी का, इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को यह दिखाना था कि भारतीय जनता द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है, लेकिन वे इस युद्ध में कोई बड़ी बाधा भी नहीं डालना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ कारण के विपरीत बात की जा रही है। गांधी जी नहीं चाहते थे कि इस नाजुक समय में वे ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को बड़ी असुविधा पहुंचाएं। वे एक ऐसा अहिंसक विरोध चाहते थे जो सरकार की नीतियों को चुनौती दे, लेकिन पूरे देश को अस्थिर न करे। तो इस हिसाब से हमारा जो कारण है ये गलत हो जा रहा है और अभिकथन सही। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है? ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ये भी देखिए यूपीपीएससी आर ओ प्री 2023 वाले एग्जाम में पूछा गया था, जो कि बाद में कैंसिल हो गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आंदोलन का नाम व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। इसे सीमित सत्याग्रह भी कहा जाता है। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। गांधी जी ने इन्हें सबसे पहले सत्याग्रह के लिए चुना था। इसका मुख्य उद्देश्य था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करना, ब्रिटिश युद्ध नीतियों के विरुद्ध अपना नैतिक विरोध जताना इसका मुख्य उद्देश्य था। गांधी जी की रणनीति क्या थी? जिम्मेदारी व संयम। गांधी जी युद्ध को बाधित करने के पक्ष में नहीं थे, वे केवल शांतिपूर्ण विरोध करना चाहते थे। ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ये भी यूपीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है। तो इसमें नाम है कनकलता, मातंगिनी, हाजरा, शांति घोष और अरुणा आसफ अली। कनकलता बरुणा
इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम में पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के प्रयास में अपने प्राणों का बलिदान दिया था, इसलिए ये इस आंदोलन से सीधे संबंधित थी। ये तो थी। अब दूसरा जो है मातंगिनी हाजरा, इनके बारे में समझ लेते हैं। ये 73 वर्षीय महिला थी जिन्होंने तामलुक, जो कि आज के समय का जो बंगाल है वहाँ का क्षेत्र है, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक जुलूस के नेतृत्व किया था और पुलिस की गोलीबारी में शहीद हो गई थी। ये भी इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा थी। पूछा है कौन नहीं है। और फिर है शांति घोष। शांति घोष, इन्होंने अपनी सहेली सुनीति चौधरी के साथ मिलकर 1931 में, कब, 1931 में कोमिला के जिला मजिस्ट्रेट चार्ल्स स्टीफंस की हत्या की थी। इनका मुख्य सक्रिय काल 1930 के दशक का क्रांतिकारी दौर था। तो इनका टाइम पीरियड तो 1931 था। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 1942 में। टाइम का गैप देख रहे हैं? ये लगभग 11 साल पहले की बात है, शांति घोष का जो टाइम चल रहा था। तो इसलिए ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। फिर हैं डी आरुणा आसफ अली। इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। इन्होंने ही 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया, आंदोलन को गति दी थी। कब? 1942 अगस्त में। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, बाकी सब 1942 के आसपास में संबंधित हैं। बस ये शांति घोष जो है 1931 वाले में है संबंधित, इसलिए ये भारत छोड़ो आंदोलन से अलग हो जा रही हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। यहाँ पे पूछा है कौन संबंधित नहीं है, तो शांति घोष संबंधित नहीं है। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर महिला स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखा है, जिनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से भी था और जिनका संबंध इनसे नहीं था, जो ऑप्शन में दी हुई थी शांति घोष। कनकलता बरुआ जो है असम में तिरंगा फहराते हुए शहीद हुई थी, और मातंगिनी हाजरा जो है ये पश्चिम बंगाल में जुलूस का नेतृत्व करते हुए शहीद हुई थी। शांति घोष, इनका संबंध 1931 की क्रांतिकारी गतिविधियों से था। और फिर अरुणा आसफ अली, आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर नेतृत्व किया था। तो ध्यान रहे, ये जो शांति घोष हैं ये 1931 के समय की बात है इनकी, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, तो इस हिसाब से ये अलग हो जा रही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? ये देखिए यूपीपीएससी प्री 2023 के एग्जाम में और यूपीपीएससी स्टाफ नर्स आयुर्वेदा 2023, मतलब कि 2023 में ही यूपीपीएससी ने 2 एग्जाम में सेम क्वेश्चन को पूछा है। तो जो महिला रेजिमेंट का नाम था वह था रानी झांसी रेजिमेंट, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। इसके बारे में बेसिक समझ लेते हैं। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के भीतर महिलाओं की एक विशेष सैन्य इकाई का गठन किया था। इस रेजिमेंट का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सक्रिय और सशस्त्र भागीदारी सुनिश्चित करना था। इसे इतिहास में विश्व की सबसे प्रमुख महिला सैन्य टुकड़ी में से एक माना जाता है। किसको? रानी झांसी रेजिमेंट को। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है भारत माता रेजिमेंट, यह आज़ाद हिंद फौज में इस नाम की कोई महिला रेजिमेंट नहीं थी। नेताजी ने 1857 की क्रांति की नायिका रानी लक्ष्मीबाई के साहस से प्रेरित होकर इस रेजिमेंट का नाम रखा था। इसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने संभाली थी। किसने संभाली थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने। फिर है रानी भवानी रेजिमेंट। ये क्या है? इस नाम का भी कोई रेजिमेंट, महिला रेजिमेंट, सैन्य इकाई आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा नहीं थी। फिर लास्ट में है वीरांगना रेजिमेंट। देखिए वीरांगना जो शब्द है यह साहसी महिलाओं के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की महिला इकाई का आधिकारिक नाम रानी झांसी रेजिमेंट ही था, न कि वीरांगना। तो इस हिसाब से हमारा बी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे, ये डिस्क्रिप्शन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी प्री 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है इसको नरेंद्र मंडल भी कहते हैं। इसकी स्थापना ब्रिटिश भारत के वायसराय के परामर्शकारी निकाय के रूप में की गई थी। इसकी मुख्य उद्देश्य देशी रियासतों के शासकों के साथ समन्वय स्थापित करना था। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और उसका जो कानूनी आधार था वो था 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसको हम लोग मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो कब हुआ था? 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जा रहा है। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। ये जो 1853 का चार्टर एक्ट था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से संबंधित था। इसमें चैम्बर ऑफ प्रिजन जैसी कोई व्यवस्था थी नहीं।
ये 1919 की बात अभी हमने कर ली। यहाँ पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन हुआ था। फिर है 1909 का अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। 1909 वाला आप लोग जानते होंगे, मार्ले मिंटो सुधार, जो मुख्य रूप से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के लिए जाना जाता है। और फिर लास्ट में है 1793 का अधिनियम, डी वाला ऑप्शन। यह काफ़ी पुराना कानून था जिसका इस आधुनिक प्रशासन निकाय से कोई भी संबंध नहीं था, मतलब ये जो 120 सदस्यों वाले चैम्बर से। तो ये था कुछ बेसिक बात। बढ़ते हैं आगे, ये बेसिक है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। अधिनियम का जो आधार था 1919 का भारत सरकार अधिनियम था। इसी अधिनियम ने रियासतों के लिए सलाहकार संस्था की नींव रखी थी और स्थापना वर्ष जो था 1921। शाही उद्घोषणा द्वारा विधिवत कार्य शुरू हुआ था। इसकी संरचना कैसी थी? 120 सदस्य थे जो कि एक रियासती शासक के सदस्य होते थे। इसमें 108 स्थायी और अन्य रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। फिर है इसके अध्यक्ष वायसराय थे। वायसराय स्वयं इस संस्था का पदेन अध्यक्ष होता था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित। बढ़ते हैं आगे। पूछा है द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यह भी यूपीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। स्टाफ नर्स एमएफए एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, ये जो द यूनियन इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1888 में की गई थी। कब की गई थी? 1888 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों का विरोध करना और मुस्लिमों को कांग्रेस से दूर रखकर ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना था। तो सर सैयद अहमद खान हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है सही हो जा रहा है। बाकी के विकल्प को देख लेते हैं। ए में बी आर अम्बेडकर दिए हुए हैं। ये दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। इनका इस संस्था से कोई लेना देना नहीं था। जी के गोखले, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उदारवादी नेता और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? जी के गोखले। फिर है सर सैयद अहमद खान। इन्होंने ही कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राजा शिव प्रसाद, जो बनारस के राजा थे, उनके साथ मिलकर इस संस्था की स्थापना की थी। इसलिए ये जो है कि ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। फिर है सैयद अहमद बरेलवी। देखिए, ये भी सर सैयद अहमद करके हैं ये भी। तो लास्ट में ये खान है, ये बरेलवी है। ये 19वीं सदी के प्रारंभिक दौर में तहरीक ए मुजाहिदीन आंदोलन के नेता थे, जिनका इस संस्था से कोई लेना देना नहीं है। तो ये किसके नेता थे? तहरीक ए मुजाहिदीन, इसके नेता थे। तो इसी हिसाब से हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। इसका स्थापना हुआ था 1888 में। कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश विरोधी रुख को संतुलित करने के लिए हुआ था। इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। इन्होंने मुसलमानों को राजनीति से दूर रखने और शिक्षा पर ध्यान देने की सलाह दी थी। फिर है मुख्य सहयोगी राजा शिव प्रसाद, जो कि बनारस के थे। इन्होंने कांग्रेस के प्रभाव को कम करने के लिए सैयद अहमद खान का साथ दिया था। इसका उद्देश्य था कांग्रेस का विरोध करना। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी साबित करना और कांग्रेस की आलोचना करना था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसमें कहा है लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दो कथन है। पहला कह रहा है कि अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टानों पर स्थापित करना, ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना। दूसरा, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। यह भी यूपीपीएससी आरओ एग्जाम में पूछा हुआ था, जो 2023 में हुआ था और कैंसिल हो गया था। देखिए, जो लॉर्ड कर्जन थे, ये 1899 से लेकर 1905 तक भारत के सबसे विवादास्पद और प्रभावी वायसरायों में एक थे। कब से कब तक? 1899 से लेकर 1905 तक। उनका कार्यकाल प्रशासनिक सुधारों, आक्रामक साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के दमन के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? प्रशासनिक सुधारों, आक्रामक साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के दमन के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन का मानना था कि ब्रिटिश शासन को भारत में एक मजबूत आधार की आवश्यकता है। उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट का चट्टान पर स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, ताकि इसे किसी भी राष्ट्रवादी आंदोलन से हिलाया न जा सके। इसलिए ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है कि हमारा सही हो जा रहा है। फिर कर्जन ने 1899 में कलकत्ता निगम अधिनियम पारित किया था। कब किया था? 1899 में। तो इस हिसाब से हमारा जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये भी सही हो जा रहा है। इसी अधिनियम के माध्यम से उन्होंने कलकत्ता नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी और आधिकारिक सदस्यों की संख्या बढ़ा दी थी, जिससे भारतीय सुशासन पर नियंत्रण सख्त हो गया था। तो इसलिए जो पहला और दूसरा ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और ये इसमें पहले वाले में दिया है ए में 1 और 2 दोनों सही है। पूछा है कौन सा सही है, तो ये वाला सही हो जा रहा है। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
साम्राज्यवादी सोच, ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापना। इन सभी की बात अभी हमने की थी। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 में पारित हुआ था। इसके द्वारा स्थानीय स्वशासन की शक्ति को सीमित कर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया था। और इसके अन्य प्रमुख कार्य क्या थे? बंगाल विभाजन 1905 वाला जो हुआ था, इसने भारतीय राष्ट्रवाद को उग्र रूप देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रशासनिक दृष्टिकोण, केंद्रीकरण की नीति थी ये। कर्जन ने भारतीयों के हाथों से सत्ता छीनकर उसे उच्च ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में केंद्रित करना चाहता था। कर्जन। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं आगे। इसमें एक तरफ लेखक का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ किताब का नाम दिया हुआ है। ये भी यूपीपीएससी एपीएस 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। पहला किताब है तमस। तमस जो है भीष्म साहनी की एक कालजयी रचना है। क्या है? कालजयी रचना है, जो भारत विभाजन के समय फैली सांप्रदायिक हिंसा के भयानक दृश्यों को दर्शाती है। तो भीष्म साहनी तमस से संबंधित हो जा रहे हैं, मतलब शिका 1। फिर है मेरी तेरी उसकी बात। यह एक उपन्यास है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसको लिखा था यशपाल जी ने। तो यशपाल जी हमें फर्स्ट वाले में दिखाई दे रहा है, मतलब ए का 2। फिर है मुझे चांद चाहिए, यह भी एक उपन्यास है। इसको सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखा था। तो सुरेंद्र वर्मा जी डी वाले में दिखाई दे रहे हैं। फिर बचा लास्ट में कितने पाकिस्तान, एक ही ऑप्शन बचा है, इसको कमलेश्वर जी ने लिखा था। यह भी एक उपन्यास है। इसमें जो भारत का विभाजन हुआ था उसकी त्रासदी और मानवीय संवेदनाओं का चित्रण किया गया है कितने पाकिस्तान में। तो हमारा ए का सेकंड दिया हुआ है बी वाले में, और किसी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी सारे ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जा रहे हैं। बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये इसका बेसिक है। यहाँ यशपाल जी ने मेरी तेरी उसकी बात लिखी थी। ये स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक संघर्ष से संबंधित है। कमलेश्वर जी ने कितने पाकिस्तान को लिखा था। यह विभाजन की त्रासदी का व्यापक चित्रण करता है। भीष्म शाहिनी जी ने तमस लिखा था। विभाजनकालीन सांप्रदायिक दंगे व मानवता पर आधारित ये किताब है। उस समय के बारे में यह लिखा गया उपन्यास है। सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए रंगमंच व मानवीय महत्वाकांक्षाओं की एक कहानी है, उपन्यास है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया हुआ है और उनमें मैच करना है। ये भी यूपीपीएससी प्री 2024 वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाई की क्वेश्चन है ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हिंदू पॉलिटी, इसको किसने लिखा था? इसको लिखे थे केपी जायसवाल ने। केपी जायसवाल हमें तीसरे वाले पॉइंट में देखने को मिल रहे हैं। फिर है द वंडर दैट वाज इंडिया, इसको लिखा था ए एल बाशम ने। ए एल बाशम कहाँ है? दूसरे वाले पॉइंट में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो फर्स्ट का थर्ड, बी का सेकंड। ये हमें ऑप्शन नंबर बी में भी दिख रहा है और सी में भी दिख रहा है। बाकी किसी में ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ए और डी एलिमिनेट हो जा रहे हैं सी में और बी में। फिर है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसको लिखा था डी डी कोसाम्बी ने। डी डी कोसाम्बी हमें फर्स्ट वाले पॉइंट में दिखाई दे रहे हैं। तो सी का 1 हमें बी वाले ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है। सी वाला एलिमिनेट हो जा रहा है, तो हमारा बी वाला जो आंसर है निकल कर सामने आ जा रहा है। अब लास्ट में द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको लिखे थे विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इस हिसाब से सही हो जा रहा है। यह है इसका डिस्क्रिप्शन। इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये जो हिंदी पॉलिटी है, इसको केपी जायसवाल ने लिखा था। इस पुस्तक में क्या लिखा है? प्राचीन भारत में गणतांत्रिक प्रणालियों का विश्लेषण किया गया है, हिंदू पॉलिटी वाले पुस्तक में। फिर है द वंडर दैट वाज इंडिया, ए एल बाशम ने इसको लिखा है। इसमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता का व्यापक सांस्कृतिक अध्ययन किया गया है। किसमें? द वंडर दैट वाज इंडिया के अंदर में। फिर है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसको डी डी कोशाम्बी में लिखा था। भारतीय इतिहास को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विश्लेषित किया था। मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या था? मतलब कि आसान भाषा में समझ सकते हैं हम लोग, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, इस तरीके से उन्होंने दुनिया को बांट कर देखा था। फिर है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा था। औपनिवेशिक काल का प्रमुख लेकिन विवादास्पद ऐतिहासिक ग्रंथ है ये। तो ये था कुछ बेसिक फैक्ट इन किताबों के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन भी यूपीपीएससी प्री 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है गंगाबाई, गंगाबाई विनय मल्लिका, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है सहजोबाई सहज प्रकाश, सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखा था, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है गंगाबाई गणेश देवलीला, यह सही नहीं है। गंगाबाई ने गणेश देवलीला नामक ऐसी कोई रचना नहीं की थी। उनकी रचना है देवी त्रया निषेध। क्या है? देवी त्रया निषेध।
न कि गणेश देवलीला। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है ये गलत हो जा रहा है। बाकी ये सोन कुमारी सोडबेली की कविता इन्होंने लिखा है, ये भी सही है। पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी वाला सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं आगे। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये गलत है, टाइपिंग एरर है, यहाँ वही बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। दूसरा कह रहा है सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो आपको बता दें, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आधुनिक बंगाली साहित्य के एक महान उपन्यासकार और निबंधकार भी थे। उन्होंने न केवल उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं दी, बल्कि वंदे मातरम जैसी प्रेरणादायक गीत के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को भी सशक्त किया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले 2 स्नातकों में से एक थे। दूसरे यदुनाथ बोस थे, जिन्होंने 1858 में यह डिग्री प्राप्त की थी। कब की थी? 1858 ईस्वी में। दूसरा है सीताराम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित अंतिम उपन्यास था। तो आपको बता दिए 1887 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1887 में। उनके उपन्यासों में आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला आदि अत्यंत प्रसिद्ध थे। तो इस हिसाब से हमारा जो दोनों ही स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जा रहा है, पहला और दूसरा दोनों, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन भी यूपीपीएससी 2023 में पूछा हुआ था आरओ के एग्जाम में, जो कि कैंसिल हो गया था। ये इसका बेसिक है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रथम स्नातक 1858 ईस्वी में, कलकत्ता विश्वविद्यालय। यह उनके मेधावी व्यक्तित्व और आधुनिक शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक था। अंतिम उपन्यास क्या था? सीताराम, 1887 में। यह उनकी साहित्यिक यात्रा का अंतिम प्रमुख उपन्यास था। और जो सबसे प्रसिद्ध रचना थी वह थी आनंद मठ। इसी में वंदे मातरम गीत शामिल है, जो राष्ट्रगान का आधार बना। फिर है साहित्यिक योगदान, बंगाली नवजागरण। उन्होंने बंगाली भाषा को एक नया मानक और पहचान प्रदान की थी। किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है कि जेल, जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपनी बंदी जीवन व्यतीत किया था। यह भी देखिए यूपीपीएससी स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए उस समय एक जगह का नाम था बर्मा, जो आज के समय का म्यांमार है। वहाँ पर एक मांडले जेल था। वहाँ पर ब्रिटिश काल की एक कुख्यात जेल थी ये, उसका नाम था मांडले जेल। यहाँ कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कठिन परिस्थिति में कैद रखा गया था। यह जेल राष्ट्रीय नेताओं को मुख्य धारा के आंदोलनों से दूर रखने के लिए प्रयोग की जाती थी। तो मांडले जेल हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है सही हो जा रहा है। यहीं पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में यहाँ 1908 से 14 तक कैद रखा गया था। कब से कब तक? 1908 से लेकर 1914 तक कैद रखा गया था। लाला लाजपत राय को भी यहाँ निर्वासित किया गया था और सुभाष चंद्र बोस को भी 1925 में यहाँ बंदी बनाकर रखा गया था। उन्हें कब किया गया था? 1925 में। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला है अलीपुर न्यू सेंट्रल जेल। यह कोलकाता में स्थित है और मुख्य रूप से अलीपुर बम कांड के क्रांतिकारियों से जुड़ी है ये। फिर है देवली कैंप जेल। यह राजस्थान में स्थित है, जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुख्य रूप से साम्यवादी नेताओं को रखने के लिए किया गया था। किसको? साम्यवादी नेताओं को रखने के लिए, देवली कैंप जेल। फिर लास्ट में है बोर्स्टल जेल। यह लाहौर में स्थित है, जहां भगवत सिंह और उसके साथी बंद थे। तो भगत सिंह और उनके साथी कहाँ बंद थे? बोस्टल जेल में। यह लाहौर में पड़ता है। तो ये था कुछ इसका बेसिक। बढ़ते हैं आगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। लोकमान्य तिलक, इनको 1908 से 14 तक जेल में भेजा गया था। राजद्रोह के आरोप में कठोर कारावास काटा था इन्होंने। फिर लाला लाजपत राय को 1907 में भेजा गया था मांडले जेल में। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण यहाँ निर्वासित किए गए थे। सुभाष चंद्र बोस को भी भेजा गया था 1925 में। बिना किसी ठोस आरोप के उन्हें यहाँ बंदी बनाया गया था। जेल का महत्व क्या है? दमनकारी केंद्र था यह एक। ब्रिटिश शासन इसे भारतीय नेताओं को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये था कुछ मांडले जेल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। पहला है शाही भारतीय नौसेना विद्रोह। यह कब हुआ था? यह हुआ था 1946 में, फरवरी के महीने में। 1946 में। फिर है कैबिनेट मिशन की घोषणा। कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई थी मार्च में। ईयर सेम है 1946 को। फिर है अंतरिम सरकार का गठन।
यह हुआ था सितंबर में 1946 में ही, 1946 सितंबर। फिर लास्ट में है ब्रिटिश संसदीय प्रतिमंडल का दिल्ली में आगमन। दिल्ली में कब आगमन हुआ था? तो ये जनवरी में ही हो गया था, जनवरी 1946 में। तो यहाँ सबसे पहले कौन आ रहा है? 4 वाला पॉइंट जो जनवरी 1946 में है। 4 सी वाला है, बी डी तीनों है, तो ए वाला एलिमिनेट हो गया। जनवरी के बाद फरवरी में शाही भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था, तो 4 के बाद 1 किस में है? डी वाले ऑप्शन में दिख दे रहा है, बाकी किसी में नहीं है। तो बी सी एलिमिनेट हो गया, सी वाला निकल कर हमें बाहर आ गया को आंसर। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन की घोषणा, ये हुआ था मार्च 1946 में। फिर अंतरिम सरकार का गठन 1946 सितंबर महीने में हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये इसका बेसिक। यहाँ कुछ क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। संसदीय प्रतिनिधिमंडल, इसका गठन हुआ था जनवरी 1946 में भारत के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा करने के लिए। फिर दूसरा कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था, भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए प्रस्ताव लाया था। फिर है नौसेना विद्रोह जो कि फरवरी 1946 में हुआ था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सैनिकों का सशस्त्र आक्रोश था यह। फिर है अंतरिम सरकार जो आया था सितंबर 1946 में, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व की प्रथम भारतीय सरकार थी यह। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है कि जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी प्री 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जस्टिस पार्टी के बारे में आपको बता दे रहे हैं। ये जो जस्टिस पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई थी। मद्रास प्रेसिडेंटी में गैर ब्राह्मणों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी इसकी स्थापना। किसकी? जस्टिस पार्टी की। यह आंदोलन मुख्य रूप से उस समय के सामाजिक और राजनीतिक ढांचों में ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध? ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरुद्ध में था यह। अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। जस्टिस पार्टी के कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। देखिए जस्टिस पार्टी पर यह स्पष्ट आरोप था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विशेषकर मद्रास प्रांत में जो है ब्राह्मणों द्वारा नियंत्रित एक संगठन है, उन्हें इसे ब्राह्मण प्रभुत्व वाला मानकर इसका विरोध किया था। तो इस हिसाब से हमारा पहला वाला जो स्टेटमेंट है यह सही हो जा रहा है। फिर जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो आपको बता दें जिस प्रकार मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में आया था, उसके माध्यम से मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, उसी तर्ज पर जस्टिस पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए भी सरकारी नौकरियों और विधान परिषदों में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो इसलिए ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये भी हमारा सही हो जा रहा है, और दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है कि 1 और 2 दोनों सत्य है। पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा तीसरा वाला कथन सत्य हो जा रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। यह है इसका बेसिक। यहाँ है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्थापना वर्ष 1916 जस्टिस पार्टी का मद्रास प्रेसिडेंटी में गैर ब्राह्मण आंदोलन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य था ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध करना, गैर ब्राह्मणों के लिए सामाजिक व राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करना। सांप्रदायिक मांग, इसका सांप्रदायिक मांग था पृथक प्रतिनिधित्व करना, पार्लियामेंटो सुधार की तरह आरक्षण व प्रतिनिधित्व की मांग करना। और इसकी राजनीतिक भूमिका क्या थी? कांग्रेस विरोध रुख था इसका। इसे एक ब्राह्मणवादी संगठन मानकर इसका विरोध किया गया था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये ज़्यादातर आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और प्री के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वहाँ तो करेगा ही करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है कि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी प्री 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट है वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। देखिए इसका आधा स्टेटमेंट तो सही है कि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन इसी साल इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप नहीं दिया गया था, एक साल बाद दिया गया था 1928 में। तो इस हिसाब से इसको गलत माना जा सकता है, और आयोग ने इसे गलत ही माना है फर्स्ट वाले ऑप्शन को, पॉइंट को। फिर दूसरा जो है इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें उसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो देखिए ये जो पार्टी है इस पार्टी के अधिकांश सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी सदस्य थे। उनका मानना था कि कांग्रेस के भीतर रहकर ही वे इसे अधिक क्रांतिकारी और समाजवादी दिशा में मोड़ सकते हैं, ताकि आम जनता जिसमें कि मजदूर और किसान आते थे इन सबको एक शक्तिशाली संगठन के रूप में तैयार किया जा सके। तो इस हिसाब से हमारा जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है
इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके, ये बात बिल्कुल सही हो जा रही है। तो हमें पहला वाला स्टेटमेंट गलत और दूसरा वाला सही हो जा रहा है। मतलब केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये बेसिक है इसका। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं इसको भी। इसका गठन हुआ था 1927 में विभिन्न प्रांतीय संगठनों का विलय करके। इसका स्वरूप था अखिल भारतीय संगठन के रूप में। पूरे देश में श्रमिक किसान एकता का प्रचार हुआ था। रणनीति क्या थी? कांग्रेस के भीतर कार्य करके कांग्रेस को अधिक क्रांतिकारी बनाने का प्रयास इसमें किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य था जन संगठन, आम जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करना है। यह इसका मुख्य लक्ष्य था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यह भी यूपीपीएससी प्री 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। पहला है लीन लीथको का अगस्त प्रस्ताव। यह आया था 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में और महीना था अगस्त का, अगस्त 1940 में। फिर है क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। 1942 और मार्च का महीना था। फिर है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन। यह आया था मार्च 1940 में। मार्च 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन। फिर कांग्रेसी मंत्रियों का त्यागपत्र। यह अक्टूबर नवंबर की बात है 1939 की। 1939। तो इस हिसाब से सबसे पहले कौन दिख रहा है? 4 वाला ऑप्शन एंड, जो कि हमें ए में दिख रहा है, फिर डी में दिख रहा है। फिर उसके बाद 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन। 4 के बाद 3 किस में दिख रहा है? डी वाले में ही दिख रहा है। बाकी एलिमिनेट हो गया। ये सब तो बाकी ऑटोमेटिक ही एलिमिनेट थे। 4 के बाद 3। फिर उसके बाद लीथको कागज प्रस्ताव 1940 में। उसके बाद क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 में। तो हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है। देखिए, जो लीथको का अगस्त प्रस्ताव है, यह वायसराय लॉर्ड लीथको ने संवैधानिक गतिरोध के दूर करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। किस लिए पेश किया था? संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए। फिर दूसरा है क्रिप्स मिशन, युद्धकालीन सहयोग। और युद्ध उस समय कौन सा चल रहा था? उस समय चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2। उस समय की बात की जा रही है। युद्ध के समय सहयोग और संवैधानिक सुधारों पर बातचीत करने के लिए सर क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन चलाया गया था। क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन जो था। फिर है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन। यह भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात है। उस समय भारतीयों की सहमति के बिना उन्हें शामिल करने के विरोध में कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। तो यह था सबका बेसिक बात। बढ़ते हैं आगे। ये बेसिक। फिर है एक तरफ घटना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, उसका बेसिक दिया हुआ है। कांग्रेसी मंत्रियों का त्यागपत्र 1939 में, युद्ध में भारत को घसीटने के विरोध में। फिर है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 में हुआ था, युद्ध की स्थिति और राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति के लिए। युद्ध की स्थिति मतलब कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था उसके संदर्भ में बात की जा रही है। लीथको का अगस्त प्रस्ताव 1940 में, संवैधानिक सुधारों का ब्रिटिश प्रस्ताव था यह। क्रिप्स मिशन 1942 संवैधानिक और युद्ध संबंधी सहयोग की बातचीत के लिए हुआ था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं आगे। इसमें कहा है कि विलियम ए जे आर्चबोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विलियम ए जे आर्चबोल्ड के संबंध में। पहला है वे म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे। तो ये बात एकदम सही है। दूसरा है वे MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर डी है वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे। तो ध्यान रहे यह एक भ्रम पैदा करने वाला है। वो लाहौर के कभी प्राचार्य उचार थे नहीं। तो इसलिए जो डी वाला ऑप्शन है यह सही नहीं है। बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2024 में पूछा हुआ है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये बेसिक है। यहाँ कुछ संस्था का नाम दिया हुआ है और वहाँ पर आर्चबोल्ड की भूमिका के बारे में बताया गया है और उससे संबंधित कुछ फैक्ट है। म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य जब थे यह संस्थान ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था जहाँ आर्चबोल्ड ने प्रशासनिक दायित्व संभाल लेते हैं। फिर MAO कॉलेज अलीगढ़, वहाँ के प्राचार्य थे 1905 से 1909 तक। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल था। उन्होंने 1906 के शिमला प्रतिमंडल की पटकथा लिखने में गुप्त रूप से मदद की थी।
फिर राजकीय कॉलेज ढाका, यहाँ के ये प्राचार्य थे। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल के शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से आर्चबोल्ट को वहाँ नियुक्त किया गया था। फिर है लाहौर कॉलेज, ये देखिए असंबंधित है यहाँ से। यह विकल्प पूरी तरीके से भ्रामक है क्योंकि आर्चबोल्ट ने कभी भी लाहौर किसी कॉलेज में नहीं किया था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रारंभ से कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है वेल्लोर विद्रोह। यह हुआ था 1806 ईस्वी में। कब हुआ था? 1806 ईस्वी में मद्रास में। मद्रास में एक जगह पड़ता है वेल्लोर, वहीं पर हुआ था। ब्रिटिश सैन्य नियमों के विरुद्ध यह भारतीय सैनिकों का विद्रोह था 1806 में। फिर है नाना फडणवीस की मृत्यु। नाना फडणवीस की मृत्यु हुई थी 1800 में। मराठा साम्राज्य के प्रमुख प्रशासक थे ये, राजनीतिज्ञ का निधन हो गया। मतलब कि ये प्रशासक थे और एक बढ़िया राजनीतिज्ञ भी थे, नाना फडणवीसी। फिर है वेलीजली का वापस बुलाना। वेलीजली को वापस बुलाना 1805 में हुआ था। वेलीजली के साम्राज्यवादी नीतियों के कारण इन्हें 1805 में वापस बुला लिया गया। 1805। फिर है एंग्लो नेपाली युद्ध, यह हुआ था 1814 से 1816 तक। 14 से 16 तक। तो इस हिसाब से सबसे पहले आ रहे हैं नाना फडणवीस की मृत्यु, जो कि 1800 में हुई थी। दूसरा वाला पॉइंट, तो 2 से हमारा बी वाला शुरू हो रहा है, फिर सी वाला भी हो रहा है। फिर इसके बाद वेलीजली को वापस बुलाना, मतलब थर्ड नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बाकी ये डी और ए एलिमिनेट हो जा रहा है। उसके बाद है वेल्लोर विद्रोह 1806 में, जो कि हमें एक सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे कट जा रहा है। और लास्ट में एंग्लो नेपाली युद्ध 4 नंबर, तो इस हिसाब से हमारा सी वाला ऑप्शन निकल कर बाहर आ जा रहा है। ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं आगे। ये कुछ बेसिक बातें हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में, वेलीजली को वापस बुलाना 1805 में, वेल्लोर विद्रोह 1806 में, एंग्लो नेपाली युद्ध 1814 से 16 में। लॉर्ड हेस्टिंग के समय भारत और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था सीमा संघर्ष को लेकर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी। ये भी यूपीपीएससी प्री 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए क्या गजब का क्वेश्चन पूछा है, क्रोनोलॉजी में ही पूछ लिया लेकिन वन लाइनर टाइप का। ए में दिया है होम रूल आंदोलन, यह हुआ था 1916 में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। राजनीतिक सक्रियता का प्रतीक है यह। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। इसने भारतीय जनमानस को गहरा आघात पहुंचाया था। फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 से 1922 तक। 1919 से लेकर 1922 तक इसने हिंदू मुस्लिम एकता को एक मंच पर लाने का प्रयास किया था। और ये जो लास्ट में है मोपला विद्रोह, यह हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। यह मुख्य रूप से मालाबार क्षेत्र में हुए कृषक असंतोष और धार्मिक पहचान से जुड़ा था, मतलब कि किसानों के असंतोष से जुड़ा था यह मुख्य रूप से। तो इस हिसाब से सबसे लास्ट में कौन दिख रहा है? यहाँ पे मोपला दिख रहा है, जो कि 1921 में शुरू हुआ। बाकी ये जो खिलाफत आंदोलन था ये 19 में ही शुरू हो गया था, भले 22 में खत्म हुआ लेकिन शुरुआत इसकी 19 में ही हो गई थी। तो इसमें सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? मोपला विद्रोह। तो हमारा मोपला विद्रोह ऑप्शन नंबर डी सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये कुछ बेसिक बातें हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा द्विशासन की मांग के लिए चलाया गया था। किसके लिए? द्विशासन की मांग के लिए चलाया गया था होम रूल आंदोलन। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में हुई जनमानस जनसभा पर ब्रिटिश दमन हुआ था, मतलब उन पर गोलियां चला दी गई थी। फिर है खिलाफत आंदोलन 1919 में ही हुआ था, 1922 तक चला था। तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों द्वारा यह चलाया गया था खिलाफत आंदोलन। फिर लास्ट में मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार क्षेत्र में केरल में मुस्लिम किसानों द्वारा जमींदारों और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 में पूछा हुआ है, जो कि कैंसिल हो गया था एग्जाम। पहला है लेक्स लोकी का अधिनियम, यह आया था 1850 में। कब आया था? 1850 में। धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित न करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। फिर है बंगाल टेनेस्टी अधिनियम, यह आया था 1885 में। 1885 में बंगाल में जमींदारों और किराएदारों के मध्य संबंधों और अधिकारों का नियमन करने के लिए। फिर है आयु की सहमति अधिनियम, यह आया था 1891 में। 1891 में लड़कियों की विवाह की आयु
उसको बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया था। मतलब उसकी सहमति से लड़कियों की आयु जो है विवाह की 12 वर्ष कर दी गई थी 1891 वाले अधिनियम में। फिर लास्ट में है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, यह आया था 1914 में, 1904 में। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाने के लिए और उनको स्वायत्तता को सीमित रखने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। तो इस हिसाब से सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले 1850 में लेक्स लोकी का अधिनियम, फिर उसके बाद बंगाल डिनेस्टी का अधिनियम 85 में, फिर 91 में आयु की सहमति अधिनियम, फिर लास्ट में भारतीय विश्वविद्यालय का अधिनियम। मतलब ये ऑलरेडी पहले से ही अरेंज करके दिया हुआ है 1 2 3 4 के फॉर्म में। तो 1 2 3 4 के फॉर्म में हमारा ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये इसका बेसिक है। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ दिया हुआ है, वही जिसकी बात अभी हमने की थी वही है। लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में आया। धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का अधिकार से वंचित करना इसका उद्देश्य था। फिर है बंगाल टेनेस्की अधिनियम 1885 में आया था। बंगाल में जमींदारों और किराएदारों के मध्य संबंधों और अधिकारों का नियमन करने के लिए। फिर है आयु की सहमति अधिनियम 1891 ईस्वी, लड़कियों की विवाह आयु को बढ़ाकर 12 वर्ष कर देना था इस अधिनियम का उद्देश्य। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाने के लिए और उनकी स्वायत्तता को सीमित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। तो यह था आज मॉडर्न हिस्ट्री लेटेस्ट पीवाईक्यू का लास्ट वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद हम मिलेंगे नए विषय में नए सवालों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।